जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपने चैनल स्कूलिंग एजुकेशन पे। दोस्तों, हम लोग सीटेट जनवरी 2024 के लिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को हम लोग डील कर रहे थे। इसी क्रम में आज हम लोग 28 दिसंबर 2022 को जो ऑनलाइन पेपर हुआ था, सॉरी दोस्तों मिस्टेक हो गया है, ऑनलाइन पेपर हुआ था, उसका आज हम लोग डील करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखने वाले हैं SST के। तो आज हम लोग इसी क्रम में ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को देखेंगे। दोस्तों, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है सबके साथ वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, और वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल है स्कूलिंग एजुकेशन। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसमें आपके जो भी नोटिफिकेशंस होंगे सारे वहाँ पे मिलते जाएंगे, ठीक है। और जितने भी इस PDF के लिए आपको टेलीग्राम आप में मिल जाएगा आपको, तो टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये देखते हैं आज का पहला प्रश्न जो है वो हमारा है महासागरीय प्रॉपर्टी से, ठीक है। यह महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज कौन है। ए में दिया दोस्तों मैग्नीशियम, ठीक, मैग्नीशियम, दूसरा है एल्युमिनियम, तीसरा है सिलिका और चौथा है निकेल। तो महासागरीय प्रॉपर्टी किन मुख्य खनिज से बना है, ठीक है। तो ऑप्शन में है आपका ए, केवल ए, दूसरा है केवल BC, तीसरा है AC और चौथा है CD। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट ऑप्शन हो जाएगा मैग्नीशियम और सिलिका, A और C। क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? A और C। तो बात करें दोस्तों धरातल की जो आंतरिक बनावट है उसको तीन परतों में बांटा गया, मुख्य तीन परतों में बांटा गया, ठीक है। आपका नीचे क्रोड, ठीक है, आंतरिक क्रोड, बाह्य से परपट्टी, मेंटल, और उसके बाद जो परपट्टी है, ठीक है। तो आपका इसको एक वैज्ञानिक है, उन्होंने दिया था इसको अलग अलग पार्टों में, इसकी जो रासायनिक संरचना है जो खनिजों के आधार पे, ठीक है, उसको विभाजन किया था। तो क्या उन्होंने क्या वर्गीकरण किया था? सियाल, ठीक है, CIAL, सियाल, सीमा और आंतरिक भाग को क्या बोला था? नीफे, ठीक है। इसको जो रसायन जो खनिज के मुख्य खनिज है उसके आधार पे ये सियाल में SI सिलिका है और AL एल्युमिनियम, ठीक है। इसमें SI सिलिका और ये MA मैग्नीशियम और NI निकेल और Fe फेरस, ठीक है। फेरस मतलब लोहा। तो ये आंतरिक क्रोड था। आंतरिक क्रोड जो है, क्रोड की आंतरिक संरचना जो निकेल और फेरस से बना हुआ है, ठीक। आगे चले दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन निक्षेपण को कहते हैं। पवन निक्षेपण को क्या कहा जाता है? पवन निक्षेपण को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन में है आपका लोएस, ठीक है। ऑप्शन 2 में है छत्रक सेल, ऑप्शन 3 में है हिमोड और ऑप्शन 4 में है स्टेक। तो जो पवन जो है वो निक्षेपण को क्या कहते हैं? तो वो क्या कहते हैं दोस्तों? पवन निक्षेपण को वो कहते हैं लोएस। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में हम लोग डील किया था, उसमें भी ये ऑप्शन आया था कि पवन निक्षेपण को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे ये भूआकृति संरचना जो है उसके बारे में। तो लोएस क्या है? पवन निक्षेपण है, ठीक है। छत्रक सेल क्या है? तो छत्रक सेल दोस्तों पवन के अपर्दन से बनता है। किससे बनता है? पवन के अपर्दन से। पवन जो है अपनी साथ जो अपर्दन हुए पदार्थों को क्या शुष्क प्रदेशों में तीव्र गति से बहाता है। जो मोटे कण है, कोई चट्टान है, ठीक है, तो चट्टान को क्या करता है, जो मोटे कण है वो धरातल के नीचे से बहेंगे दोस्तों, धरातल के आसपास से बहेंगे, और पतले कण क्या होगा, धरातल के ऊपर ऊपर बहेंगे। तो जो मोटे कण है वो चट्टान को अधिक काटता है, ठीक है, अधिक काटता है, जिसके कारण एक किस प्रकार की आकृति बनती है? एक छत्रक मतलब छाते के समान आकृति बनती है, मशरूम, ठीक है, ऐसे ऐसे आकृति बन जाती है, ठीक है। मशरूम रोग इसको बोलते हैं, इंग्लिश में मशरूम रोग भी बोलते हैं, ठीक है। छत्रक सेल। हिमोड क्या है? तो हिमोड आपका क्या है? हिमोड हिमनद के द्वारा जो निक्षेपण होता है उससे बनता है हिमोड, ठीक। अस्टेक क्या है? ये तो तरंग से बनने वाली आकृति है, ठीक है। यह भूआकृति जो संरचना है उसको बारे में पढ़ लेंगे अच्छे से एग्जाम से पहले। इससे प्रश्न कंफर्म है कि दोस्तों प्रश्न इससे आएंगे ही आएंगे, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, जिस स्थान पर कोई नदी अन्य जल राशि से मिलती है, जब कोई स्थान पे नदी अन्य राशि से मिलती है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या ऑप्शन है? डेल्टा, ऑप्शन बी तटबंध, 3 चापा झील और चौथा है नदी मुहाना। तो कोई नदी जो बह रही है, ठीक है, वो अन्य किसी जलराशि से मिलती है, जैसे समंदर से मिलती है, समंदर ही मान लेते हैं, ठीक है, तो समंदर से यहाँ पे मिल रही है तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों?
सॉरी दोस्तों, थोड़ा बैक हो गया। जिस तरह पर कोई नदी अन्य जलराशि से मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं आप? क्या बोलते हैं उसको? उसको नदी मुहाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नदी का मुहाना बोलते हैं। डेल्टा क्या होता है दोस्तों? तो जो जो अन्य राशि से मिलती है तो अंतिम जब पड़ाव पे होती है अपने, तो उस टाइम पे अलग अलग इसके क्या होते हैं, अलग अलग वितरिकाएँ निकलने लगती हैं। तो यहाँ पे एक त्रिभुजाकार आकृति बनती है, उसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं। ठीक है। तटबंध क्या होता है? तो नदी जो है अपने अवसादों को अपने किनारे पे जमा करने लगती है, तो एक ऊंचा आकृति बन जाती है, ऊंची संरचना बनती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको तटबंध बोलते हैं। चापा जल क्या होता है? तो नदी के द्वारा बनने वाली आकृति है। ठीक है। जब नदी अपने मध्य अवस्था में होती है, मैदानी भाग में प्रवेश करती है, तो एक एकदम तीखा तीखा मोड़ बनाना प्रारंभ करती है। तो बाद में क्या होता है, ये तीखा मोड़ क्या होता है, सटने लग जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद जब ये इस तरह से प्रभावित होने लगती है, जब अंतिम अवस्था में होती है, तो ये क्या होता है, ये यहीं पे कट करके बहना प्रारंभ हो जाती है। और ये जो नदी का ये वाला क्षेत्र है, वो एक क्या बोलते हैं, एक तालाब के रूप में, एक झील के रूप में झील नुमा आकृति बनती है। या इसी को क्या बोलते हैं, चापा झील बोलते हैं। यह जो है गाय के खुर के समान भी होती है, इसको लोग गोखुर झील के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोले नाम से? गोखुर झील के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, चापा झील को गोखुर झील भी बोलते हैं। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 3 नंबर का, नदी मुहाना। नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों, चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया निम्न में से किस खनिज के उत्पादन में अग्रणी है? जो चीन है, मलेशिया और इंडोनेशिया है, यह निम्न में से किस खनिज के उत्पादन में अग्रणी है? तो यह ऑप्शन 2 हो जाएगा, टीन के उत्पादन में अग्रणी है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किसी क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है, उसको क्या बोलते हैं? दोस्तों? ऑप्शन ए शीतोष्ण कटिबंधीय, ऑप्शन बी टुंड्रा क्षेत्र, ऑप्शन 3 उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और ऑप्शन 4 जो है शीत कटिबंधीय क्षेत्र। तो किसी क्षेत्र में बहुत सीमित मात्रा में वनस्पति मिलती है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग टुंड्रा क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्शन 2 टुंड्रा क्षेत्र। टुंड्रा क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो यह जो है उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के आसपास पाया जाता है। इससे ठीक है, ये टेगा वन के ऊपरी क्षेत्र में पाया जाता है। इसकी विशेषता यहाँ पे क्या होता है, काई और लाइकन वनस्पति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? काई और लाइकन। ठीक है। तो इसकी विशेषता यही है कि इसके यहाँ पे काई और लाइकन वनस्पति पाई जाती है। ये टुंड्रा क्षेत्र इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेडलाइन, IDL, इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक सीधी रेखा है। क्या बोल रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीधी रेखा एक सीधी रेखा है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है। ऑप्शन 2 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से गुजरती है। ऑप्शन 3 में है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जलीय और स्थलीय दोनों भाग से गुजरती है। और ऑप्शन 4 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग 0 डिग्री देशांतर का अनुसरण करती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सीधी रेखा नहीं है दोस्तों, यह क्या है, कहीं कहीं पे द्वीप के आ जाने के कारण इसको यह टेढ़ा मेढ़ा है। ठीक है, यह सीधी रेखा नहीं है। ठीक है, यह केवल जलीय भाग से क्यों गुजरती है दोस्तों? क्योंकि बीच में कहीं पे एक द्वीप आ जाता है, तो द्वीप के अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के एक साइड क्या हो जाएगा, आपका टाइम चेंज हो जाएगा और दूसरे दिन चेंज हो जाएगा, जिसके कारण से इसको सही करने के लिए इसको सिर्फ जलीय भाग से गुजारा गया। ठीक है, इसलिए टेढ़ा मेढ़ा है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, सतत विकास का अर्थ क्या है? सतत विकास, ठीक है, सतत विकास का अर्थ क्या है? तो मुख्यतः नवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 पे है संसाधनों का सीमित उपयोग। ऑप्शन नंबर 3 में है अपनी संतानों और संबंधियों के लिए संसाधनों का बचाव। और ऑप्शन नंबर 4 में है सभी प्रकार के संसाधनों का संरक्षण करना
केवल आवश्यकता अनुसार तथा भविष्य के लिए बचाना। इसका राइट ऑप्शन सतत विकास के लिए अर्थ क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही ऑप्शन। क्या? सभी तरह के संसाधन, जो भी संसाधन हम लोग के पास अवेलेबल है उसका संरक्षण करना, ठीक है, केवल आवश्यकता अनुसार उपयोग करना और भविष्य के लिए बचाना। वो आपका जल क्यों न हो, या फिर प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक पेट्रोलियम गैस, या फिर कोयला खनिज, जो भी है जो भी हम लोग संसाधन यूज करें उसका संरक्षण करना है, ठीक है, और आवश्यकता अनुसार उपयोग करना और भविष्य के लिए बचाना है। इसका सतत विकास का अर्थ है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक, अब है महासागरीय जल का लवणीय या खारा होता है। महासागर का जो जल है वो कैसा होता है? लवणीय या फिर खारा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कारण बता रहा है महासागर के जल में बड़ी मात्रा में घुले हुए लवण पाए जाते हैं। घुले हुए लवण है। दिए गए कथनों के विकल्पों का सही चयन करें। ए आर सही है, आर ए की स्पष्ट व्याख्या करता है, ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए का स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए असत्य है और आर सही है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? महासागर जल लवणीय और खारा होता है। एकदम सही है कि महासागर जल वो क्या है? खारा, लवणीय है, खारा है। क्यों खारा है? क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में घुले हुए लवण पाए जाते हैं। ठीक है, तो दोनों कथन क्या है? दोनों कथन सही है, कारण भी सही स्पष्ट व्याख्या करे, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, लवण से मैंने पिछली कक्षा में बताया था दोस्तों। ठीक है, कि महासागर के जो औसत लवणता कितने हैं, तो वह कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे महासागर की औसत लवणता कितनी है, और सबसे लवणीय जो है, सबसे लवण वाला महासागर सबसे कौन सा है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हम लोग का, निम्न युग्मों पर विचार करना है। क्या है? निम्न जो युग्म दिए हैं उस पर विचार करना है और बताना है कि कितने सुमेलित हैं, उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। केवल एक, केवल दो, केवल तीन और सभी चारों। तो इसमें बता रहा है क्या? यूरेनस का जो ये अपने अक्ष पर घूमने का समय दिया हुआ है। ठीक है, यूरेनस 17 घंटे 14 मिनट, नेपच्यून 16 घंटे 7 मिनट, शनि 25 घंटे 40 मिनट और मंगल 9 घंटे 56 मिनट। तो इसमें राइट क्या हो जाएगा? कितने युग में सही है दोस्तों? तो बात करें, ये लेसन कक्षा 6 के लेसन फर्स्ट चैप्टर से ये प्रश्न आया है। ठीक है, उसमें जो डायग्राम दिया गया था वैसी डायग्राम से ये प्रश्न पूछा गया है। यूरेनस से जो है वह 17 घंटे 14 मिनट, ये सही है दोस्तों। यूरेनस जो अपने अक्ष में घूमने का समय का घूर्णन काल है वह 17 घंटे 14 मिनट है। ठीक है, नेपच्यून की बात करें तो नेपच्यून 16 घंटे 7 मिनट में इसका घूर्णन काल है। ठीक, शनि का कितना है? तो शनि जो है वह 25 घंटे नहीं दोस्तों, 10 घंटे 40 मिनट। ठीक है, 10 घंटे 40 मिनट शनि का है। ठीक है, और मंगल की बात करें तो मंगल पृथ्वी के समान ही एक दिन में अपना घूर्णन पूरा करता है। ठीक, तो आपका कितना हो जाएगा? मात्र 2 युग्मी इसमें सही है, केवल 2। ठीक है, इसके अन्य जो है पृथ्वी जो है, फिर बुध जो है कितने दिन में अपना परिक्रमा पूरा करता है, इसके बारे में भी देख लेंगे दोस्तों। ठीक है, एक बार बात करें बुध, तो बुध का घूर्णन काल कितना है? तो वो 59 डेज है। कितना है? 59 डेज बुध का है। ठीक, और पृथ्वी का है 1 डे। ठीक है, शुक्र कितना है? शुक्र बहुत स्लो घूमता है दोस्तों, 243 डेज, इतने ही लगभग 255 डेज के आसपास ये भी इतना अपना परिक्रमण काल इसका। ठीक है, मंगल की बात करें तो मंगल एक दिन इसका है। बृहस्पति की बात करें तो 9 घंटे 56 मिनट। कितना? 9 घंटे 56 मिनट बृहस्पति, 9 घंटे 9 आवर 56 मिनट। ठीक है, बाकी सबका तो भी बताया मैंने। शनि का 10 घंटे 40 मिनट, यूरेनस का 17 घंटे 14 मिनट और नेपच्यून का 16 घंटे 7 मिनट। ठीक है, इसको याद रखेंगे, कभी अगर एग्जाम में आ गया तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित प्रश्न आया है। सार्वजनिक क्षेत्र जो है, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में कथन ए और बी पर विचार करना है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है उस पर विचार करना है। ठीक है, इसका स्वामित्व और संचालन क्या बोल रहा है? इसका स्वामित्व और संचालन सरकार के द्वारा होता है। ऑप्शन बी है, सार्वजनिक क्षेत्र में के महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 8 है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए और बी दोनों सही है और ए और बी दोनों गलत है।
तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? जो सार्वजनिक क्षेत्र के संचालन और स्वामित्व दोस्तों क्या होता है? सरकार के द्वारा होता है। तो ये ये सही है। बी, सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न की कंपनी की संख्या 8 है। कितनी है? 8। ठीक है, तो ये भी बी भी आपका सही है, अर्थात ये और बी दोनों सही है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि महारत्न कंपनियाँ कौन कौन सी है। ठीक है, 8 जो महारत्न कंपनियाँ दी हुई है वो कौन कौन सी हैं? जैसे आपके ONGC है, IOCL है, सब। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड, और भी जितने भी हैं, सेल है, गेल है, सारे आपका 8 का नाम लिख के कमेंट बॉक्स में आप लोग पिन करेंगे। ठीक, नेक्स्ट की बात करें, अपने स्थान से, क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा है अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण माप कर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण माप कर आप अपने अक्षांश का जान सकते हैं कि कितना है। ठीक है, कारण बता रहा है कि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। ठीक है, ये और आर दोनों कथन और कारण दोनों सत्य हैं। कथन और कारण स्पष्ट व्याख्या, कारण जो है कथन का स्पष्ट व्याख्या करता है। ए आर दोनों सत्य हैं पर स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है, आर गलत है, ए असत्य है और आर सही है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? अपने अक्षांश, अपने जो है स्थान जहाँ पे है वहाँ से ध्रुव तारे का जो कोण है वो माप कर अपने अक्षांश की ज्ञान कर सकते हैं। कथन सही है दोस्तों। कारण क्या बोल रहा है? विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी जो है पृथ्वी के चारों ओर की वृत्त का 1/4 है। तो ये भी कारण भी सही है। लेकिन क्या है दोस्तों, यहाँ पे कारण जो है वो कथन का स्पष्ट व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। दोनों सत्य हैं लेकिन कारण जो है कथन का स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, दिए गए लक्षणों पर विचार कीजिए और वनों की प्रकार की पहचान करना है। क्या बोल रहा है? जो दिया गया लक्षण है उस पर विचार करना है और वन का क्या और कौन सा वन हो सकता है उस पर विचार करना है। ठीक है, पहचान करना है। ए में बोल रहा है कि ये वन सघन है और यहाँ सालों भर वर्षा होती है। तो ऐसा कौन सा वन है? ठीक है, रोजवुड, अबूनस, महोगनी इस प्रकार के वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। ठीक है, ऑप्शन सी में है ये वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? भूमध्य और उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। तो भूमध्य और उष्णकटिबंध के पास कौन से वन पाए जाते हैं दोस्तों? क्या आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, या शीतोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, या शंकुधारी वन है, या फिर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन? तो इसके राइट ऑप्शन क्या हो जाएंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, यह सघन है और यहाँ सालों भर वर्षा होती है। यह भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। रोजवुड, अबूनस, महोगनी इस प्रकार के वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। तो इस प्रकार के वन कहाँ? जैसे आपके अमेजन, इसके उदाहरण की बात करें तो अमेजन हो गया। अमेजन बेसिन में जो अमेजन का वन जो है वो आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। कांगो का वन है जो आपका क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, उष्णकटिबंध के क्षेत्र में पाए जाने वाले वन। ठीक है, यहाँ पे जो है जो वन है एकदम लताएं इस पर चढ़ी होती है, जिसके यहाँ क्या बोलते हैं, सालों भर इसके पत्ते हरे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सूर्य की रोशनी जो धरातल तक नहीं पहुँच पाती है, बहुत सारी चीज़ें। ठीक, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जब हम एक शहर से भारत के किसी भी शहर से बात कर रहे हैं कि जापान की राजधानी टोक्यो आते हैं, टोक्यो कितने डिग्री देशांतर पे है? तो 130 डिग्री 45 मिनट पूर्व की देशांतर पे। ठीक है, कि यात्रा करते हैं, तब हम कितने घंटे यात्रा अर्जित करेंगे या गवाएंगे? अगर हम भारत की बात करें तो भारत का स्टैंडर्ड टाइम जो है, मानक समय है कितना है? तो वह 82.5 डिग्री है। 82/2 डिग्री। ठीक है, 82 डिग्री है। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक, तो और जापान कितना बता रहा है? 130 डिग्री 45 मिनट। तो हम पूर्व की ओर जाएंगे, यात्रा करेंगे, तो हम कितना घंटे का अर्जन करेंगे फिर गवाएंगे? ऑप्शन ए में है लगभग 4 घंटा अर्जित करेंगे, मतलब 4 घंटे हमारे पास टाइम बचेगा। ऑप्शन 2 में है 4 घंटा गवाएंगे। ऑप्शन 3 में है 12 घंटा गवाएंगे, या ऑप्शन 4 में है 8 घंटे गवाएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट ऑप्शन लगभग
4 घंटे हम लोग क्या करेंगे, टाइम स्पेंड हो जाएगा, गवाएंगे अगर हम पूर्व की ओर अपने से पूर्व की ओर जाते हैं। ठीक है, अपने से पूर्व की ओर अगर हम किसी देशांतर की ओर जा रहे हैं तो हमारे पास टाइम बचेगा नहीं दोस्तों, बल्कि टाइम क्या होगा, लॉस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि वैसे भी हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो ग्रीनविच टाइम मेरिडियन है वहाँ से 5.5 घंटे हम लोग अधिक पे हैं। ठीक है, अगर हम अपने क्षेत्र से किसी पश्चिम की दिशा की ओर किसी क्षेत्र में जाएंगे, किसी अन्य देशांतर की ओर पश्चिम क्षेत्र में जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, टाइम हम लोग के पास बचेगा। ठीक है, और वही अगर हम अपने से पूर्व की ओर जाते हैं तो क्या होगा, टाइम हमारे पास स्पेंड होकर घटेगा। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2, लगभग 4 घंटे गंवाएंगे। अब यहाँ पे बता रहे दोस्तों, एक व्यक्ति ने किसी क्षेत्र के दौरा किया, किसी क्षेत्र का क्या किया, दौरा किया, वहाँ उसे बाज, एस, बीज के पेड़ मिले और फिजेंडा, मोनाला और पक्षी उनसे निम्न में से किस वनस्पति का दौरा किया होगा। तो ऑप्शन में है क्या, उस ऑप्शन में है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, या शंकुधारी वन, या भूमध्य सागरीय वन। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, एक व्यक्ति जो है किसी क्षेत्र का दौरा करता है, वहाँ उनसे बाज, एस, बीज के पेड़ तथा फिजेंडा, मोनाला, पक्षी मिलता है। ठीक है, उनमें से निम्न में से उसमें कौन से वनस्पति का दौरा किया होगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, शंकुधारी वन, या फिर भूमध्य सागरीय वन। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यह कहाँ पे पाया जाता है, तो इसके विस्तार की बात करें तो उत्तर पूर्व अमेरिका में पाया जाता है। कहाँ पे, उत्तर पूर्व अमेरिका। चीन में फिर पाया जाता है, आपका न्यूजीलैंड हो गया, चिली हो गया, पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेश में यहाँ पे आपका ये वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे और कौन कौन से वृक्ष की बात करें तो ओस हो गया। ठीक है, आपका यहाँ पे दिया हुआ है ओस, ओक, एस, चेस्टनट, बज जो है, और भी तरह के पेड़ पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अमेरिकन काला भालू यहाँ पे मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो सीढ़ीनुमा खेती से आया है। सीढ़ीनुमा खेती में जमीन के टुकड़े को किनारे के ऊपर उठा दिया जाता है। अगर कोई क्षेत्र मान लेते हैं पहाड़, सीढ़ीनुमा खेती कहाँ पे होता है दोस्तों, सीढ़ीनुमा खेती कहाँ पे होता है, तो ये पर्वतीय क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र में होता है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र में देखते हैं कोई पर्वत क्षेत्र है तो सीढ़ीनुमा खेत करता है वहाँ पे। क्यों करता है दोस्तों, क्योंकि ढाल को वो अपना बचाता है, ढाल को कटाव कर करके वह एक सीढ़ीनुमा आकृति बनाता है, और जो किनारे वाला क्षेत्र है वहाँ पे क्या करता है, वहाँ पे उसकी किनारे के भाग को ऊपर उठा देता है, ताकि जो पानी है वो यहाँ पे क्या हो सकता है, जमा हो सके, पानी जम सके। ठीक है, पानी हल्का फसलों के लिए जो है पानी इकट्ठा हो सके। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे, जिससे वहाँ पे धान की खेती या फिर अन्य जो फिर फसल है जिसके लिए पानी की आवश्यकता होती है उसकी खेती की जा सके। ठीक है, तो सीढ़ीनुमा खेती के लिए जमीन को टुकड़े के किनारे ऊपर उठा दिया जाता है। ठीक है, राइट ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं वीडियो कैसी थी, और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं सबके साथ वीडियो को शेयर करें, और कमेंट में यही बताएं दोस्तों आपके कितने प्रश्न हुए, कितने प्रश्न सही हुए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।